कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी के बाद आपको पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशनिंग ऑफ जॉइंट भी पता होनी चाहिए। यूजुअली ये होता है कि सुबह के टाइम जब राउंड्स हो रहे होते हैं तो एक राउंड फिजियोथेरेपिस्ट का भी होता है, उसके साथ एचओज होते हैं और जो इंटर्न्स होते हैं आपके, उन सब का एक राउंड होता है। और आप पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट्स होते हैं उनको देख रहे होते हो हॉस्पिटल्स में। उस वक्त आप उनकी पोजीशनिंग बताते हो, उनको बताते हो कि आपने ऐसे मूवमेंट करनी है, इस तरह से आपने साइड लेग में जाना है, सिटिंग में ऐसे आना है। आप पूरा उन्हें हर चीज़ परफॉर्म करके दिखा रहे होते हो। और अगर किसी पेशेंट की पोजीशनिंग ठीक नहीं है तो आप उसे पोजीशनिंग करवाते हो। और उसके साथ साथ अगर उसको कोई फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज रेफर्ड हैं तो आप उसको वो करवाते हो। और एक पेशेंट था, उसकी ग्लिनोह्यूमरल आर्थ्रोप्लास्टी हुई है। अब आप उसे कैसे बताओगे कि अपना बाजू किस पोजीशन में रखिए। आप हेड से स्टार्ट करो। हेड उसका थोड़ा एलिवेटेड होना चाहिए, अबाउट 30 डिग्रीज। उसके बाद आप उसकी शोल्डर की पोजीशन पे आओ। शोल्डर फॉरवर्ड फ्लेक्शन में होगा, थोड़ी सी एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन में पड़ा हुआ होता है। उसके बाद जो उसका बाजू होता है उसको आप सपोर्ट करते हो किसी ब्लैंकेट या पिलो के साथ साइड ऑफ द बॉडी पर। अब जो उसका बाजू होता है उस पर एक कंटिन्यूस स्लिंग लगी हुई होती है, जिसकी वजह से उसकी एल्बो 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में गई होती है और फोर आर्म एब्डोमेन पे रेस्ट कर रहा होता है। ये जितनी भी मैंने पोजीशन बताई है आपको इस पिक्चर में समझ आ गई होगी। इस पिक्चर को पॉज करो और इसे अच्छे से एक दफ़ा देखो और फिर खुद से ज़रा सोचो कि हेड की क्या पोजीशन है। फिर शोल्डर पे जाओ, शोल्डर के बाद उसके बाजू पर आ जाओ, फिर उसका हैंड प्लेसमेंट देखो, उसने कोई स्लिंग लगाई हुई है। तो इस तरह ना चीज़ों को देख कर कॉन्सेप्ट और विजुअलाइजेशन के थ्रू पढ़ा करो, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होगा। एक चीज़ का रट्टा मार लोगे, आगे हज़ार इस तरह की आपको बॉक्सेस मिलेंगे, तो किस किस चीज़ का रट्टा मारोगे। सो इट्स बेटर कि आप कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे चलो। ये तो हमने सुपाइन देख ली। अब हम सिटिंग में जाते हैं। सिटिंग में क्या होता है कि उसने वही स्लिंग लगाई होती है जो कि उसके आर्म को सपोर्ट कर रही है, और दूसरा आप उसकी पिलो रख देते हो उसकी गोद में, पेशेंट की लैप में। का आर्म रेस्ट होता है, उस पर आप उसका जो हैंड होता है उसे सपोर्टेड रखते हो। उसके बाद हम रोटेटर कफ अगर रिपेयर भी साथ करें तो वहाँ पर हम उसको यूज़ करवाते हैं एबडक्शन स्प्लिंट। अब जो स्प्लिंट्स होते हैं ना वो बहुत तरह के होते हैं, नॉर्मल, एबडक्शन, और इसमें मैं आपको पिक्चर अटैच कर दूंगी ताकि इसका भी आपको पता चले कि सिर्फ नाम नहीं पता हो एबडक्शन स्प्लिंट क्या होता है। अगर आपको कहीं आ जाता है, हॉस्पिटल में रख देते हैं वो स्प्लिंट, तो आपको पता हो अच्छा ये एबडक्शन स्प्लिंट है। पोजीशनिंग के बाद आप पेशेंट को प्रिकॉशंस का बताते हो। लाइक सपोज एक पेशेंट अभी सर्जरी करवा कर आया है, उसकी बॉडी ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस से गुजरी है, ठीक है। तो क्या आप उसे सेशन, फिजियोथेरेपी का जो सेशन है वो एक लॉन्ग सेशन दे दोगे या शॉर्ट सेशन दोगे। कॉमन सेंस की बात है, इनिशियल स्टेज पर आप उसे अभी शॉर्ट सेशन करवाओगे, बट उससे कंपनसेट कैसे करोगे, फ्रीक्वेंटली उसे सेशन करने का बोलोगे। मैं आपको प्रैक्टिकल एक बात बताती हूँ। अभी हम वार्ड्स में जा रहे हैं फाइनल ईयर में, तो वहाँ पर हम उससे जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं तो हम उन्हें एंकल पम्प्स करने का कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोअर लिम्ब की उनकी कोई सर्जरी हुई होती है, तो एंकल पम्प्स हम ये नहीं कहते कि आप 15 से 20 करें, हम उन्हें कहते हैं 5 से 6 आप एंकल पम्प्स करें, और इसकी हर 20 मिनट के बाद आपने करना है, ठीक है। तो ये आपकी एक रिजीम होती है राइट आफ्टर सर्जरी उसको कहने की, पेशेंट को डील करने की, ठीक है। उसके बाद आप हमेशा लो नंबर ऑफ रेपिटेशन से स्टार्ट करते हो। देन रेंज ऑफ मोशन, हम उसे ये नहीं कहते कि अच्छा खुद ही अपना बाजू पूरा उठा के ऊपर कर लें। ऑफ कोर्स अभी उसे हील होने में टाइम लगेगा, वहाँ पर स्टिचेस लगे हुए हैं, वहाँ पर अभी इम्प्लांट लगा हुआ है, उसे थोड़ा टाइम चाहिए टू सेटल डाउन, ठीक है। तो पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन आप उसे पैसिव या असिस्टेड करवा रहे होते हो। और रेंज भी कितनी करवाते हो आप, फुल रेंज पर कभी नहीं लेके जाओगे, ठीक है। सेफ लिमिट्स में जितना आप उसकी इंट्रा ऑपरेटिवली सर्जन ने डिफाइन की है कि अच्छा इतनी रेंज उसकी अचीव हो सकती है, उतनी ही उसकी सेफ लिमिट होती है, वहाँ तक आप लेकर जा रहे होते हो। उसके बाद और क्या एक्सरसाइज है जो कि आपने रेंज ऑफ मोशन करवा ली, आप उसकी स्ट्रेचिंग करवाओगे, स्ट्रेंथनिंग करवाओगे, बेसिक चीज़ है। तो स्ट्रेचिंग में भी आप उसकी प्रिकॉशन देते हो कि एंड रेंज की स्ट्रेचिंग नहीं करवानी। उसमें अगर आप बहुत ही स्पेसिफिक करना चाहो, जैसे कि आपकी बुक पे लिखा हुआ है, कोई आप उसको हाइपर एक्सटेंशन नहीं करवाओगे, कोई आप उसको हॉरिजॉन्टल एबडक्शन बियॉन्ड न्यूट्रल में नहीं लेकर जाओगे। बात कहते हैं कोई भी आपने कंबाइन मूवमेंट इस स्टेज पर नहीं करवानी है उसको। कंबाइन मूवमेंट क्या होती है, ये आप उसकी एक्सटेंशन, एडक्शन, साथ में इंटरनल रोटेशन तक लेके जा रहे हो, तो इस तरह से आपने ये अवॉइड करनी है चीज़ें। उसके बाद लास्ट हमारे पास चीज़ रह जाती है रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, यानी कि उसकी स्ट्रेंथनिंग, वो भी नहीं अभी करवानी। तो ये हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस थे फॉर एक्सरसाइजेज। उसके बाद अब पेशेंट का एक सर्जरी से पहले की एक रूटीन थी पूरी, वो काम कर रहा था अपने, ठीक है। तो आप थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस उसमें भी देते हो। आप उससे कहते हो कि अभी आपने सिर्फ वो काम करने जो आपकी वेस्ट लेवल पे हो जाए। वेस्ट लेवल का क्या मतलब है कि अपने बाजू को अभी आपने पूरा ऊपर नहीं उठाना, जिस पोजीशन में आपका बाजू, आपकी स्लिंग लगी है
उसी पर उसे हिलाएं, उसी पे उससे जितने काम हो सकते हैं वो करें, जैसे खाना खाना, इस तरह के। और अवॉइड आपने करना है रीचिंग बिहाइंड द बैक। अब रीचिंग बिहाइंड द बैक किस किस काम के लिए ज़रूरी हो सकती है? अगर तो कोई मेल पेशेंट है इन और सोसाइटी, तो उसने शर्ट टक इन करनी हो सकती है इस तरह की, या पॉकेट से वॉलेट निकालना हो, तो इस तरह की चीज़ें आपने अवॉइड करवानी है। फिर ये कॉमन सेंस की बात है, वेट बेयरिंग नहीं करते सर्जरी के बाद, लिफ्टिंग नहीं करते, आर्म को हमेशा स्लिंग में सपोर्ट रखना है, सोते हुए स्लिंग पहनी हो आपने। और और आपने 4 से 6 हफ्ते तक कोई ड्राइविंग नहीं करनी। अब ज़रा सोचो, ड्राइविंग से क्यों मना कर रहे हो? ड्राइविंग में बाजू का क्या काम है? जब आप स्टीयरिंग को घुमाते हो तो आपकी पूरी मूवमेंट हो रही हो, ये वेस्ट लेवल की तो एक्टिविटी है नहीं। जो आपका स्टीयरिंग होती है, स्टीयरिंग व्हील, वो आपके चेस्ट के लेवल पर होता है ऑफ कोर्स, ठीक है? तो इतना ऊपर तो अपना बाजू अभी लेकर ही नहीं जा सकते। तो इसलिए आपने उसे 4 से 6 हफ्ते का टाइम लेना है कि इस दौरान कोई ड्राइविंग नहीं करनी।